नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माइक खोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आज से 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले शिव जी, इस देश का राजनीतिक माहौल क्या था? भारतीय जनता पार्टी रौंदती हुई जा रही है सबको। तोड़ फोड़, पार्टी का तोड़ फोड़, पार्टी के अध्यक्ष के हाथ से पार्टी की कमान निकलती चली जा रही है। और ये कहा जा रहा था कि 400 पार का नारा, 400 पार का नारा लगाकर जो भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास करके 2024 के लोकसभा चुनाव में गई, भगवान राम ने ऐसा हड़काया कि 303 वाली पार्टी को 400 मिलना तो दूर की बात है, 240 पर आकर पटक दिया। वो भारतीय जनता पार्टी अब तोड़ फोड़ के जरिए, ईडी के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए, सीबीआई के जरिए 400 पार का आंकड़ा हासिल करने जा रही है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस भगदड़ टूटती हुई नजर आई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटती हुई नजर आई। शरद पवार की पार्टी भी लगा कि टूट गई, अब गई, तब गई, तब गई। ये कहा गया कि डीएमके के भी सांसद जुड़ गए। तो कुल मिलाकर कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर 400 का आंकड़ा पार कर लेगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी मिलकर कुछ ऐसा घोल मट्ठा करेंगे कि 2047 तक मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। यानी अगले 25 सालों तक प्रधानमंत्री को, बल्कि उससे भी आगे आप कह लीजिए कि 26 में है तो 25 का मतलब हो गया, मतलब 30 साल आप मान के 25 लगा लीजिए तो 2051 तक, यानी 2051-52 तक उनको कोई हटा नहीं पाएगा। यानी वो देश को विश्वगुरु बना के ही दम लेंगे शिव जी। भले ही लोग कहे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, भले ही लोग कहे सीढ़ियों पे चढ़ने में थक जाते हैं क्या, भले ही लोग कहे कि भैया पावर नैप क्यों लेना पड़ता है, भले ही लोग ये कहे कि आप ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर रैली करने की आपको आदत लग गई है, भर भर के ले जाते हो लोगों को, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के लोकसभा, ऑस्ट्रेलिया में जो चुनाव होगा वहां लड़ेंगे क्या मोदी जी। लेकिन भारत में वो गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं। और अचानक दो चीजें हो गई है। एक तो अयोध्या वाला प्रकोप, अयोध्या वाली चीजें एक एक करके सामने निकलती हुई नजर आ रही है। और दूसरा, अमित शाह थोड़े से नाराज हो गए। तो अयोध्या वाले पे हम थोड़ा सा कम फोकस रखेंगे क्योंकि लंबे चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन फिर भी हम बताएंगे कि क्या रहा उसमें आज। लेकिन हम अमित शाह नाराज क्यों हैं और अमित शाह की नाराजगी का असर क्या हुआ कि अब भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ ही नहीं रहा है। राज्यसभा में शिव जी वो लगभग लगभग 2/3 के आसपास पहुंच गए, थोड़ा बहुत तोड़फोड़ करके। लेकिन लोकसभा में हालत ये हो गई शिव जी कि 36 सांसदों की कमी है, 22 सांसदों ने दे दिया धोखा। सिर्फ और सिर्फ शिव जी आपको मैं बता दूं, 160 घंटे बाकी है। और साहब पहली बार किसी मिशन में फेल हुए। क्या वो अपने अचानक फेल हो गए या जानबूझकर फेल हुए? और मोदी साहब नाराज है क्योंकि 25 साल 30 साल का प्लान उनका फेल हो गया। तो अब क्या करेंगे मोदी साहब? और 160 घंटे बाद क्या होगा? और अगस्त के महीने में 3 तारीख है एक शिव जी, उसमें क्या होगा? ये बड़ी स्टोरी और एक एक करके दर्शकों के सामने सारे तथ्यों को हम रखेंगे जी शिव जी। अब देखना यह है कि सवाल यह है कि शाह को निपटा कौन रहा है। शाह के सबसे खास नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना, शाह के द्वारा लाई गई जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के द्वारा दिया गया टिकट कटना, इसे अगर गहनता से देखोगे तो बड़ा गंभीर लगेगा कि शाह को निपटा कौन रहा है। शाह जितना आगे बढ़ते हैं उसे 3 कदम पीछे लौटाते हैं। बड़ी जोर शोर से पार्टियों में तोड़फोड़ चली, अब तोड़फोड़ एकदम बंद हो गई है। मीडिया के लोगों को तोड़फोड़ पर कोई चर्चा न करने की हिदायत दे दी गई है। मंदिर के मुद्दे को कैसे रोक पाए, इस पर चर्चा हो रही है। चर्चा यह हो रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो दोनों सरकारों को नोटिस जारी किए, उसी दौरान सीईओ की पोस्ट का विज्ञापन निकाल दिया गया कि आइए भर्ती करेंगे हम। एक नहीं, अनेक खबरें हैं जो मोदी शाह को बेचैन किए हुए हैं। आज शाह का एक अपना जो खास आदमी बताया जाता है वो फक 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 कर रोने लगा मंच पर ही, कहने लगा हम तुम्हें ही चुनाव जिताएंगे, हम अभिषेक मिश्रा को ही चुनाव जिताएंगे। अब आप सोचिए, वक्त बड़ा बलवान होता है।
किसी ने सोचा होगा जब इमरती देवी जो कभी प्रबल विरोधी रही, जो नरोत्तम मिश्रा की विधानसभा से चुनी जाती हैं लगातार जब से सुरक्षित हुई है, तो वो इमरती देवी कभी सोच सकती थी कि नरोत्तम मिश्रा एक दिन हमारे सामने ही बैठ के रो रहे होंगे, हम विधायक होंगे, वो पूर्व विधायक होंगे? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा तो एक बड़ी पकड़ थे। शिवराज सिंह चौहान उनके आगे पीछे घूमते थे और वो कभी भी खुलकर शिवराज सरकार का खुलेआम विरोध कर देते थे। तो क्या भाजपा ये समझ चुकी थी कि नरोत्तम मिश्रा अगर दोबारा सदन में चुन के विधानसभा पहुंच गए तो मोहन यादव का जीना मुश्किल कर देंगे, रोज दिल्ली खड़े रहेंगे, नागपुर खड़े रहेंगे, हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हमें कब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? तो उन्होंने कहा नहीं, यहीं निपटा दो। शाह प्रेशर बनाएंगे। शाह को समझाया कि तुम्हारे कान में रोज फोन आएगा, इसलिए तुम भी खुश, हम भी खुश। ये निपटा कौन रहा है? क्या शिवराज सिंह ने एक ही तीर से सबको चारों खाने चित्त कर दिया है? नहीं, निपटा कौन रहा है शिव जी, ये बड़ा दिलचस्प है। दतिया से बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने आज नामांकन भर दिया और उनके नामांकन के कार्यक्रम में रोते हुए नजर आए नरोत्तम मिश्रा और उनको ढांढस बजाते हुए नजर आए मोहन यादव। आप समझ लीजिए राजनीति का पहिया कैसे घूमता है। जब मोहन यादव एक विधायक हुआ करते थे उज्जैन में, तब वहां के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा हुआ करते थे। दतिया का विधानसभा चुनाव का नतीजा और बांकीपुर का विधानसभा चुनाव का नतीजा शिवजी 3 अगस्त को आएगा, जब संसद का मानसून सत्र चल रहा होगा। तो क्या 3 अगस्त को जो नतीजा आएगा, और ये दोनों सीटें फिलहाल लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, बाकी जनता जनार्दन है और चुनाव आयोग में अभी भी ज्ञानेश कुमार बैठे हुए हैं। तो क्या होगा, कैसे होगा, ये पता नहीं, लेकिन ये विधानसभा चुनाव हारते ही भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी समीकरण बदलता चला जाएगा। लेकिन हम जरा पहले इस पे फोकस रख लेते हैं, अपनी स्टोरी पे। देखिए शिव जी, लंबो लुआब क्या था, क्या चाहते थे मोदी कि परिसीमन का बिल जो है वो महिला आरक्षण के नाम पे लाया जाए, पिछली बार गिर गया था। उसके बाद परिसीमन करवाया जाए, परिसीमन में सभी विरोधी दलों की लोकसभा सीटें, जो बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की लोकसभा सीटों में काट छांट की जाए और उसको फिर सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए और राष्ट्रपति को जाकर कहा जाए कि मध्यावधि चुनाव करा दीजिए, या अगर उसमें समय लगे तो 2029 का चुनाव नई सीटों के आधार पर लड़ना चाहिए, लेकिन उसमें 2/3 बहुमत चाहिए। अब 543 में से 540 है, 540 में से आपको 360 चाहिए। अब उसमें पिछली बार जब वोटिंग हुई थी शिव जी, तो 298 वोट मिले थे। तो अगर 298 को उसका मान ले, तो उसमें 20 सांसद जो है वो तृणमूल कांग्रेस के जुड़ गए, जिसको अनामसी पार्टी में इन्होंने करवाया। 6 सांसद जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी के जुड़ गए। ये दोनों मिलके शिव जी, तीनों मिलके 324 पहुंच रहे हैं। चाहिए कितना? 360, यानी 36 सांसदों की कमी और भी बनी हुई है, क्योंकि शरद पवार वो इधर उधर यहां वहां हर जगह अपने तमाम समीकरण वो टटोलते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा उम्मीद था इनको कि भैया कांग्रेस पार्टी चली गई विजय के साथ, टीवीके के साथ। कांग्रेस पार्टी को टीवीके ने मंत्रिमंडल में जगह भी दे दिया, डीएमके ने चिढ़कर कांग्रेस का साथ दे दिया। इनको लगा कि डीएमके के 22 सांसद इनके साथ खड़े होंगे, लेकिन जैसे ही मामला एसआईआर का आया तो डीएमके ने भी उस चिट्ठी पर हस्ताक्षर कर दिया, विपक्षी दलों की चिट्ठी पर, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखा गया। तो 36 की कमी, और डीएमके के 22 सांसदों ने कह दिया ना बाबा ना, तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हम देख चुके हैं तुम्हारा साथ देने का हाथ उद्धव ठाकरे का क्या हुआ, नीतीश कुमार का क्या हुआ, प्रकाश सिंह बादल का क्या हुआ, चौटाला का क्या हुआ, उमर अब्दुल्ला का क्या हुआ। अब उमर अब्दुल्ला की सरकार गिराने के लिए उनके विधायकों को लालच दिया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने बयान दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी का नोटिस चला गया उनके पास। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बढ़िया है, जम्मू कश्मीर का पहला व्यक्ति हूं मैं जिनके पास ये लव लेटर आया है। तो उमर अब्दुल्ला अब लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मोटे तौर पर अब ये धोखा खाने के बाद, और बड़ी बात है, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये धोखा इन्होंने दिया या कमी रह गई, या अमित शाह ढीले पड़ गए। अब अमित शाह के करीबी नरोत्तम मिश्रा रोते हुए नजर आ रहे हैं, अमित शाह के बनाए गए अध्यक्ष अपने ही चक्रव्यूह में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा शिव जी, नरेंद्र मोदी अपना रिश्ता कभी किसी के साथ नहीं तोड़ते हैं। बड़े ध्यान से मैं कहूंगा, दर्शकों को समझिए। चंद्रबाबू नायडू जब साथ छोड़ के गए तो भी उनसे बातचीत करते थे। नीतीश कुमार जब साथ छोड़ के गए, धोखा दे के गए, मोदी को गरिया के गए। मोदी का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने के कारण उन्होंने एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ा, और जब नीतीश की वापसी की बात हुई, अमित शाह ने मना कर दिया, सीधे मोदी से बात हुई, मोदी ने कहा अमित शाह को कि नहीं, उनको ले लो और मुख्यमंत्री बना दो। मतलब मोदी अपने रिश्ते कभी नहीं तोड़ते। तो आपको लगता है कि प्रशांत किशोर से उनके रिश्ते टूट गए होंगे, या बातचीत का कोई चैनल बंद हो गया होगा?
बातचीत का कोई ना कोई चैनल तो जरूर खुला होगा शिव जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी 30 साल 35 साल पुराना मफलर संभाल के रखते हैं। और ये मोदी आर्काइव में जो फोटो आ रहे हैं 30 साल 35 साल, जब वो भिक्षा मांग के अमेरिका जाते थे, न्यूजीलैंड जाते थे, पता नहीं कितने देशों में जाते थे, उस समय मोबाइल से फोटो नहीं खींची जाती थी शिव जी, बड़ा वाला कैमरा होता होगा ना फोटो खींचने के लिए, तो तमाम फोटो होती थी। तो इस चक्रव्यूह में फंसे। और एक बात और हो गई इस बीच, मोदी के अमित शाह के सबसे करीब भूपेंद्र यादव, एक मान और लिया चीज है कुछ। संतोष जी, जी एक और चीज है, उस मफलर पर एक टैग है, जो टैग मशीन के द्वारा प्राइस निकाल लिया जाता है। वो टैग अभी बनना शुरू हुआ है पिछले 5-7 वर्ष में, पहले वो टैग आता नहीं था, नहीं बारकोड। नहीं, उसको मत, वो आप मनुष्य के लिए है शिव जी, महामानव के लिए थोड़ी है। नहीं सर, वो तो इतना भी हमें मूर्ख नहीं, वो तो इतना भी। एंटायर एंटायर पॉलिटिकल साइंस की वो डिग्री उस सन में ले चुके हैं जो उस समय डीयू तैयारी नहीं करती थी। उसका बारकोड फोन ही टोन सब कुछ अलग है। बारकोड और ही नहीं मिला था, तब का वो मफलर का बारकोड हाँ, दिखा रहे हैं अरे 35 साल जब पुराना। जब इस देश में कंप्यूटर नहीं आया था तब वो कंप्यूटर का यूज कर रहे थे शिव जी, बहुत सारे इंटरव्यू उनके पड़े पड़े हैं, बहुत सारे इंटरव्यू पड़े पड़े हैं। और फिर कभी कभी वो भूल जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कभी कहते हैं कि नहीं मैंने ये वाली डिग्री ली है। अब कई सारी किस्से कहानियां तो है मोदी जी का। अगल बगल का जो आभा मंडल है ना, वो बड़ा गजब टाइप का है। वो खुद ही कह चुके हैं कि मैं क्या कभी कभी मुझे लगता है कि मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, तो अवतरित है। तो अब उनकी खासियत बहुत सारी है शिव जी, मफलर तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। उनकी बहुत सारी ऐसी खासियत है जिस पर एक गाथा लिखी जा सकती है, और वो गाथा महाभारत से बड़ी हो सकती है। इस बीच में अमित शाह के साथ एक और लोचा हो गया, उनके करीबी आदमी भूपेंद्र यादव, हर चीज पे भूपेंद्र यादव पे भरोसा करते हैं वो, जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां भरोसा करते हैं। भूपेंद्र यादव किसी जमाने में उनका केस लड़ा करते थे, मतलब केस लड़ने वाले अरुण जेटली के साथ रहा करते थे। अब मान लीजिए भूपेंद्र यादव से गलती हो गई, भजनलाल शर्मा को कुछ आदेश दे दिया गया होगा, हो सकता है कि भजनलाल शर्मा के अधिकारी कौन कैसे तय होते उसमें भूपेंद्र यादव का इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा। या ये भी हो सकता है कि भैया वो जो खेजरी और पीपल वाला जो विवाद हुआ उसमें भी कुछ लोचा हो सकता है। लेकिन ये जानने के बावजूद कि भूपेंद्र यादव अमित शाह के खास आदमी है, नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे कह दिया कि इनके सभी करीबी लोगों को हटाओ। और जब से वो वापस आए हैं तब से भूपेंद्र यादव के मंत्री बने रहने पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। ये भी कहीं ना कहीं जो है वो गृह मंत्री के लिए, देखिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने खेमे तो बने हुए हैं, नेताओं के अपने अपने खेमे तो बने हुए हैं। अगर अमित शाह अपने खेमे के नेता को, अपने खेमे के दिग्गज नेता भूपेंद्र यादव को नहीं बचा पाएंगे, तो फिर अमित शाह की मानेगा कौन, अमित शाह की सुनेगा कौन, अमित शाह के खेमे में रहेगा कौन। ये तमाम दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी की गुत्थी उलझाता हुआ नजर आ रहा है। उनके करीबियों को आप पनिश कर रहे हो, उनके करीबी भूपेंद्र यादव के करीबी सभी अधिकारियों को हटा दिया, और अब भूपेंद्र यादव पे भी खतरे की तलवार लटक रही है। पता नहीं नई बीजेपी में अमित शाह के कितने आदमी होंगे, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन में कितने आदमी होंगे। और एक सबसे बड़ी बात शिव जी, इस देश में उप प्रधानमंत्री एक अपना अलग रहा है। आप जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के रिश्तों को छोड़ दें, हालांकि उसमें भी चिट्ठी पत्री बहुत होती थी, पब्लिकली आई है वो सारी चीजें। नहीं तो कैसे आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी को परेशान करके रखा था। और डिप्टी पीएम तो डिप्टी पीएम होता है। अब इस सरकार में नंबर 2 कौन है? राजनाथ सिंह है। अब अगर अमित शाह उप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो फिर नंबर 2 कौन बनेगा? अमित शाह बनेंगे। उसमें भी कई तरह के हड्डल है, कई तरह की रुकावटें हैं। तो क्या ये मोदी के मिशन 25 साल पर अमित शाह फेल हो गए हैं, कर नहीं पाए, या वो करना नहीं चाहते थे? ये एक बड़ा सवाल है कि उनमें काबिलियत तो थी, वो कर तो सकते थे, उन्होंने पहले भी किया है, असंभव कामों को पूरा किया है। इस बार ये 36 सांसदों का जुगाड़ क्यों नहीं हो पाया, जबकि शरद पवार की पार्टी टूटने को तैयार है? और मैं सीधे सीधे जानता हूं शिव जी कि समाजवादी पार्टी के भी 37 में से 1 दर्जन के लगभग सांसद तो तैयार थे, वो 2/3 क्यों नहीं पहुंच पाए, काहे नहीं पहुंचा पाए? ये तमाम चीजें तो वो है। और इस बीच में मैंने क्यों कहा कि 160 घंटे बचे हुए हैं, क्योंकि शिवजी संसद में जो मानसून सत्र में नरेंद्र मोदी को अपना 25 साल वाला सपना पूरा करना था, वो 160 घंटे बाद शुरू होने वाला है।
यानी 20 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। 20 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जो है उस सत्र में अपने 25 साल के सपने को साकार करना चाहते थे। हालत ये हो गई कि 2/3 बहुमत का जुगाड़ तो अमित शाह नहीं कर पाए और 20 जुलाई से 13 अगस्त के बीच में जो संसद का मानसून सत्र चलना है, अगर 3 अगस्त को जो चुनावी नतीजे आएंगे और उसमें वो दतिया हार जाएंगे और उसमें बांकीपुर हार जाएंगे, तब तो भाजपा ही कहने लगेंगे मोदी जी अब छोड़ दीजिए, अब आप उपचुनाव भी नहीं जितवा पा रहे हैं, तो आपकी लोकप्रियता के सहारे हम 2029 का लोकसभा चुनाव भला कैसे जीत पाएंगे। जी शिव। अब मामला तो पूरा उलझ गया है संतोष जी। कल एक खबर उत्तर प्रदेश में छप गई है कि 100 विधायकों के, मौजूदा विधायकों के टिकट कटेंगे। एक दूसरे को खोज रहे हैं, भैया तुम बता, तुम्हारे पास तो कोई संदेश नहीं आ गया है। अब ये तय कौन से हो जाए कि वो 100 कौन से हैं। तो बीजेपी के लिए राह आसान उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। अब भैया ज्ञानेश जी कर दें, आज उन पर यूएनओ में सवाल उठे हैं और उसके बावजूद भी वो करते रहें तो फिर अलहदा बात है। सर्वोच्च अदालत अपनी बात चंदा चोरी पे कह रहा है। कई सवाल हैं, लेकिन इसका क्या होगा अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। सवाल संतोष जी ये है आपसे, क्या इस बदलते परिवेश में, बदलती व्यवस्था में बीजेपी बैकफुट पर क्यों आती चली जा रही है? शिव जी, बीजेपी बैकफुट पे नहीं आ रही है, पूरा का पूरा संघ परिवार बैकफुट पे आ रहा है। आपने जिक्र किया, हमारे दर्शकों को बताया कि ट्रस्ट ने वो सीईओ की वैकेंसी निकाली है, बाकायदा विज्ञापन देके। उसी दिन क्यों निकाली जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने टाइट किया इनको, अरे और ये उस कह के बच वैकेंसी। जाएंगे कि हम नई व्यवस्था बना रहे हैं। आप हाँ, समझते नहीं है इसीलिए सरकार। इसीलिए लेकिन इसमें दूसरी चीज भी है। आपने सीईओ का सारा मापदंड ऐसे रख दिया जैसे लग रहा है कि नृपेंद्र मिश्रा को बनाया जा रहा है। अब निर्माण में भी 40% कमीशन की बात कही जा रही है। अब एक बात और शिव जी, ये बड़ा दिलचस्प, आमतौर पर मैं हिंदू मुसलमान करता नहीं हूं, लेकिन कभी कभी आईना दिखाने के लिए करना पड़ता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड पर जितने भी याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, वो सब कौन है? वो सब हिंदू हैं शिव जी। हिंदुओं ने जैसे ही बीजेपी और मोदी और भागवत और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का पाखंड खोलना शुरू किया, मोहन भागवत हिंदुओं की किस्में बताने लग गए। जैसे आम की किस्में होती है ना, दशहरी आम, मालदा आम, वैसे वो हिंदुओं के प्रकार बताने लग गए। अब बड़ा दिलचस्प, मैं थोड़ा सा दर्शकों को ये जरूर बता दूंगा कि इसमें जो याचिका करता है नरेंद्र कुमार गोस्वामी है, दूसरे अजय राय और दिनेश यादव है, 4 याचिकाएं गई हैं। तीसरे सुधाकर सिंह है, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद है, और चौथा हिंदू धर्म परिषद। हिंदू ही निकले ना शिव जी, हिंदू ही ऐतराज उठा रहे ना। ये हिंदू धर्म की खासियत है, इसलिए हम सदियों से बने हुए हैं और सदियों तक बने रहेंगे, क्योंकि हम अपने अंदर की बुराई पर सवाल उठाना पसंद करते हैं। और जैसे ही ये मामला आया, अब जो मोहन भागवत बता रहे हैं कि भैया एक तो हिंदू वो होते हैं जो कहते हैं हम गर्व से हिंदू हैं, दूसरे हिंदू वो होते हैं जो मानते हैं कि गर्व जैसी कोई बात नहीं है, तीसरे हिंदू छुपे हुए हिंदू होते हैं जो खुद को हिंदू तो मानते हैं, घर के अंदर पूछने पर ही बताते हैं, और चौथे भूले हुए हिंदू होते हैं जो अपनी हिंदू पहचान भूल चुके हैं या उन्हें भुला दिया गया है। पांचवी किस्म उन्होंने नहीं बताई कि जो भगवान के चढ़ावे में चोरी करते हैं वो कौन से हिंदू होते हैं, जो भगवान के चढ़ावे में चोरी करने वालों की नियुक्ति करते हैं वो कौन से हिंदू होते हैं, और जो भगवान के चढ़ावे में चोरी करने वाले लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं वो कौन से हिंदू होते हैं। 7 रंग होते हैं, 7 सप्ताह, 7 सप्ताह होते हैं, 7 महासागर, तो 7 प्रकार अगर वो बता देते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन डर क्यों है? डर इसलिए नहीं है कि हम 2/3 बहुमत नहीं पूरा कर पाए, डर इसलिए है कि 2/3 बहुमत पूरा कर नहीं कर पाने का मतलब होगा कि जब बीजेपी के अंदर से आवाज उठेगी तब आप क्या अपने आप को बचा पाओगे? नितिन नवीन जिस दिन ये बोल देंगे कि मैं हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो क्या आप अपने आप को बचा पाओगे? जिस दिन शिव जी, जिस दिन ये चुनावी नतीजे उपचुनाव के आने के बाद भाजपाइयों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, तो क्या मोदी अपने आप को बचा पाएंगे? मोदी सिर्फ 25 साल के खाके के लिए 2/3 नहीं जुटा रहे थे, वो तो इसलिए भी जुटा रहे थे शिव जी कि अगर उन पर कभी कोई सवाल उठा भाजपा के अंदर से, तो कहेंगे अरे 100 तो ये सब मैं बाहर वाले लेके आया हूं, 240 में से 100 बाहर वाले जो मेरे साथ होंगे, और बाकी तोड़ के और ले आया हूं मैं 160, ये सब मेरे साथ है। तो फिर ये भाजपा, मूल संघी, मूल पार्टी, मूल विचारधारा, ये काहे ये सब थोप रहे हैं? मूल बचा क्या है कहने के लिए? पूरी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी का तो हमने कांग्रेसीकरण कर दिया है। जी शिव जी, आपको फ्रेम थोड़ा सा अपना ठीक करना पड़ेगा शिव जी, थोड़ा सा ऊपर आइए। हाँ,
जी। बात दरअसल ये नहीं है। आप कुछ भी करो, कुछ भी सुनो और कुछ भी बनाते रहो, मूल तो भाजपा में कुछ बचा ही नहीं है। मूल है का मूल होता तो नरोत्तम मिश्रा ही टिकट कटती। मूल होता तो लालकृष्ण आडवाणी राष्ट्रपति बनते, बिल्कुल बनते। अगर मूल होता तो राजनाथ सिंह को गृह मंत्री के पद से नहीं हटाया जाता। मूल होता तो नितिन गडकरी के खिलाफ रोज खबरें थोड़ी चलती। मूल होता तो योगी आदित्यनाथ को रोज बेवजह परेशान थोड़ी किया जाता। कहां मूल? मूल होता तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद से हटती। मूल होता शिवराज सिंह हटते। मूल होता तो रमन सिंह हटते। अरे आप नई पीढ़ी लाए हो तो अब आपने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर यह संदेश पूरे देश में दे दिया कि भैया पुराने लोग अपना अपना बोरिया बिस्तर समेट लो। कभी भी गाज किसी पर गिर सकती है, कभी किसी के लिए नकारात्मक खबर आ सकती है। 7 बार के विधायक को 1 मिनट लगी जमीन में मिलाने में। आज तो वो फक फक कर रो रहे थे, कह रहे थे हम तो आशुतोष है, क्या नाम है, आशुतोष ही नाम है शायद, आशुतोष तिवारी को चुनाव जिताएंगे, घर घर जाएंगे, घर घर आएंगे, चुनाव तुम्हें ही जिताएंगे। ये रोना उनका संदेश दे गया है। भाजपा जीतेगी हारेगी मुझे नहीं मालूम, ये रोना बहुत बड़ा संदेश दे गया है। इसका मतलब वो मन से आज भी आहत हैं, उन्हें स्वीकार नहीं है ये सब। और ये रोना सुन के क्या उनके समर्थक आशुतोष तिवारी के साथ खुले मन से रहेंगे? मैं संतोष जी बड़ा गंभीर सवाल, इसी सवाल के साथ बस विराम लूंगा। शिव जी, युवाओं को मौका देना है तो सिर्फ 66 वर्ष के नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया जाए? ये सवाल समझिए। जिस पार्टी का सर्वोच्च नेता 76 वर्ष के नरेंद्र मोदी हो, तो आप 66 वर्ष के एक नेता के टिकट काट देंगे? और एक बात मैं और बता दूं, जिस दिन भारतीय जनता, जी शिव जी, जिस दिन एक की तो देते ही हुए काट दी, वो तो बेचारा नया था। हाँ, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? बिल्कुल। तो अगर जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के 60 प्लस नेताओं को यह लग गया कि भारतीय जनता पार्टी में उनका कोई भविष्य नहीं है, और जिस दिन खासतौर से ब्राह्मणों को यह लग गया कि भारतीय जनता पार्टी में उनका कोई भविष्य नहीं है, तो यकीन मान लीजिए कि उस दिन मोदी और शाह का भी कोई भविष्य नहीं रहेगा। क्योंकि आप खुद तो बने रहोगे और दूसरों को सलाह देते हुए नजर आओगे, लेकिन दर्शकों से जरूर कहूंगा वो भी जरा कमेंट करके बता दें कि मिशन 2/3 का लक्ष्य हासिल करने में अमित शाह वाकई नाकाम हो गए कि खुद से थोड़े से ढीले पड़ गए। उनका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और जैसा कि शिव जी ने आदेश दिया कि ये आखिरी इसी कमेंट के साथ हमें खत्म करना है, तो तमाम दर्शकों से अपील, आग्रह कि बने रहिए, जुड़े रहिए, और भाई थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया करो स्टोरी को, हमारा दिल भी थोड़ा सा बना रहता है, हम लोगों के साथ खड़े रहिए। बड़े अच्छे लोग हैं, वो फॉरवर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो समझदार लोग हैं। वो कह रहे हैं अभी देश में संकट और आने दो, पढ़ने दो, अभी हल्का है, उसके बाद करेंगे, उसके बाद ठीक है। हम लोग अपना काम करते रहेंगे, हम लोग अपनी बात तो करते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि हमें लोक में भी अपना मुंह दिखाना है और परलोक में भी अपना मुंह दिखाना है। तो हम चढ़ावा चोरों की बात तो करते रहेंगे, सरकार की कमियों की बात करते रहेंगे, आप लोगों की बात करते रहेंगे। आप भले ही उसको माने ना माने, बढ़ाए ना बढ़ाए, सब्सक्राइब करे ना करे, ज्वाइन करे ना करे, लेकिन हम तो क्या बोलते हैं उसको, ओखली में सर दे चुके हैं। हाँ, वो तो हम चोट तो को नहीं करते। हम तो दे चुके हैं, तो हम तो बने रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।